गुड आफ्टरनून क्लास 10। अब आगे चलते हैं 2.2 फंडिंग लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड था। कैसे लिबरल मतलब देखा जाए तो एक उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए कैसे खड़े हुए। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism। अब देखा जाए इस तरीके से लेट 18th century लेट 19th century यानी 19वीं शताब्दी के मध्य और अंत में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कैसे नए नए विचार आते हैं उदारवादी लोग, उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम पे। द टर्म लिबरलिज्म डाइवर्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। द टर्म लिबरलिज्म का लैटिन भाषा जो है वो क्या है, लिबर, यानी लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवादी। कह रहा है कि मीनिंग फ्री यानी कि पूरे तरीके से आजाद। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law। कह रहा है कि उदारवादी लोग पूरी तरीके से चाहते थे कि पूर्ण रूप से आज़ादी मिले और वो स्वतंत्र और जो कानून बने, जो लॉ बने, वो सबके लिए समान हो। फिर कह रहा है politically it emphasizes the concept of government by consent। Since the French Revolution, liberalism had stood for end of autocracy and क्लेरिकल प्रिविलेजेस। कह रहा है यहाँ पर कि सभी फ्रांस के लोग जो भी थे वो एक साथ उठ खड़े हुए, इसलिए यानी कि पूरे तरीके से आज़ादी मिले और सबको समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले और सभी स्वतंत्र हो। जो उनको बाय बर्थ सारी सुविधाएं मिली हैं उसको खत्म की जाए और वो सारी सुविधाएं समाज में सभी वर्गों में समान रूप से बांट दिया जाए, सबको मिले। जैसे उच्च वर्ग के लोगों के पास बहुत अधिक जमीनें थी, वो कहा जा रहा था कि उसको बांट दिया जाए निचले वर्ग के लोगों के बीच में जिसके पास अपनी ज़मीनें नहीं है। अगर उनके पास अपनी ज़मीनें होंगी तो वो आराम से जी सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए यही क्रांति की भावना हो रही थी। फिर कह रहा है सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और अपने पार्लियामेंट में यानी कि संसद में अपने प्रतिनिधि को लोग भेज रहे थे। जैसे लोअर सोसाइटी भी भेज रही थी, मिडिल सोसाइटी भी और हायर सोसाइटी भी। ये साथ हायर सोसाइटी जो थी अपनी बात चढ़ी हुई थी कि मुझे किसी भी कीमत पे, यानी कि हम लोग जो हमारा समाज किसी भी कीमत पे अपना जो बाय बर्थ सब कुछ मिला हुआ है उसको हम छोड़ नहीं सकते। 19th century liberals also stressed the inviolability by प्रॉपर्टी। तो 19th century में उदारवादी लोग कह रहे थे कि सारी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी निजी संपत्ति है, जो वो कहते हैं हमें जन्म से मिली है, पैतृक संपत्ति वगैरह, वो लोगों में बांट दिया जाए। तो इस पर लोग अड़े हुए थे। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। You will recall that revolutionary France। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो सफरेज था, मूवमेंट की क्रांति थी, वो क्या कर रही थी कि यस इक्वल एट इक्वालिटी, यानी कि समानता की बात ही चलाई जा रही थी कि समानता का अधिकार मिले, समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिले। इस तरीके से फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। और फ्रांस सबसे पहले कहाँ पर फर्स्ट जो पहली राजनीतिक एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कहाँ, लिबरल डेमोक्रेटिक यानी कि उदारवादी उसमें। तो फिर कह रहा है कि द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग men without property and all women are excluded from political rights। कह रहा है जो भी चीजें दी जाएगी, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो ओनली मैन को, पुरुषों को दिया जाएगा, उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि महिलाओं को सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा था, केवल उनका पार्ट था घरों को देखना, बच्चों को देखना और वोट देने का अधिकार उनको नहीं था। केवल पुरुषों को कहा जा रहा था कि बस उनको मत देने का अधिकार है, वो समाज में रहता है, घूमता है, फिरता है, सब कुछ करता है, लेकिन महिलाओं को कहा जा रहा था कि वो मत देने के अधिकारों से वंचित रहेंगे और सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो घरों में रहती हैं और कहीं काम नहीं करती हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। इस तरीके से फिर कह रहा है ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल adults may enjoy
सफरेज यानी कि जितने भी उस समय में जैकोबिन जो था कह रहा था कि सारे जो एडल्ट यानी नौजवान हैं उनको ही सारी चीजें दी जाए, वो अपने सफरेज यानी आज़ादी को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject the authority of fathers and husbands। कह रहा है कि यहाँ पर जब नेपोलियन आया और राजतंत्र लाया, यानी कि लोगों ने सोचा था कि डेमोक्रेट लाएगा, नेपोलियन ऐसा कुछ नहीं था, फिर से राजतंत्र आया और राजतंत्र आने के बाद उसने कहा कि वुमेन जो है उसका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं है, माइनर है, और वो किसके अधीन रहेगी, जब तक शादी नहीं होती तो वो पिता के अधीन रहेगी, और जब शादी हो जाती है तो पति के अधीन रहेगी, उसको कुछ नहीं मिलना है। यानी कि जो आज़ादी थी वो ओनली पुरुष को मिल रही थी, उनको मत देने का अधिकार था, यानी प्रॉपर्टी में भी जो भी था वो सब कुछ पुरुषों का ही मिलना था। और इसमें जैकोबिन क्लब यानी जैकोबिन जो था एक क्रांतिकारी था, एक नेता बन चुका था समाज में, उसने कहा कि जितने एडल्ट्स हैं इस आज़ादी का फायदा उठाएं, और उसने इसका बात का समर्थन किया कि शादी के बाद पति का और शादी के पहले वो अपने पिता के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी, इसके लिए उसको कोई अधिकार एक्स्ट्रा नहीं दिए जाए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रहा है, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोबेटेड मेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। फिर उसके बाद जो समाज में महिलाएं थी उन्होंने भी डिमांड स्टार्ट कर दिया, कहा नहीं हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी क्या कहते हैं इक्वल पॉलिटिकल यानी राजनीतिक उसमें राजनीतिक क्षेत्र में हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से पुरुषों को सारे अधिकार मिले थे, मत देने का अधिकार मिलना था, समाज में और भी सारी चीजें थी वो सब पुरुषों को मिल रहे थे, तो इसको देखते हुए कुछ महिलाएं जो शिक्षित थी उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया और क्रांति उठाई कि नहीं हमको क्या कहना है, राजनीतिक क्षेत्र में मिलने ही चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी मिलने चाहिए अधिकार। चूंकि जैकोबिन क्लब के लोग का कहना था कि औरतें को एकदम महिलाओं को एकदम माइनर देखा जाता था, कहते थे कि घरों में रहती हैं और घर के काम ही बहुत अच्छे ढंग से करें, इस वजह से उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि शादी से पहले पिता के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी और शादी के बाद पति के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी। इतना बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो ना समझ में आए वो जरूर पूछिएगा, बताइएगा हमको, फिर से हम समझा देंगे। ओके, थैंक यू।